दोस्तों, भारत के द्वीपों के बारे में आप क्या जानते हैं? यही ना कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं। इससे आगे बढ़कर आज हम इनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। भारतीय द्वीप समूह को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के सबसे दक्षिणी छोर तक जाने वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह। और तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में स्थित न्यू मूर आइलैंड। करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सरकार के ताजे आंकड़ों के मुताबिक इस द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, पर इनमें से केवल 37 पर ही लोग रहते हैं। सभी द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कुल 590 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हुए हैं। हैरानी की बात है कि निकोबार द्वीप समूह से इंडोनेशिया के आचे प्रांत की दूरी महज 150 किलोमीटर है। वहीं म्यांमार का तट अंडमान द्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप ग्रेट अंडमान समूह से बस 245 किलोमीटर दूर है। ये दोनों देश अंडमान सागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अलग होते हैं। अंडमान और निकोबार समूह का म्यांमार से एक और भी कनेक्शन है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इन द्वीपों की उत्पत्ति हिमालय पर्वतमाला की तरह ही 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुई थी, और ये दोनों प्लेटें थीं इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट। इस तरह यह माना जाता है कि अंडमान आइलैंड्स टकराव से बनी म्यांमार की अराकान योमा रेंज का ही दक्षिणी विस्तार है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अराकान योमा वास्तव में भारत के पूर्वांचल हिल्स का ही विस्तार है, जबकि निकोबार द्वीप समूह को सुमात्रा के मेंतवाई द्वीप समूह का विस्तार माना जाता है। मेंतवाई द्वीप समूह सुंडा प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से बने थे। तो इस तरह से इस द्वीप समूह की टेक्टोनिक यानी विवर्तनिकी गतिविधि और ज्वालामुखीय उत्पत्ति की बात तो साफ हो जाती है। अब अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की इस पूरी श्रृंखला की बात करें तो इसे भी 2 अलग अलग द्वीप समूहों में बांट सकते हैं। इनमें पहला है अंडमान द्वीप समूह, जो खुद नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान द्वीप समूह में बटा है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो तकरीबन 737 मीटर ऊंची है। यह नॉर्थ अंडमान द्वीप पर स्थित है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान द्वीप पर है। अंडमान द्वीप के दक्षिण में लिटिल अंडमान है। यह 48 किलोमीटर चौड़ा डंकन मार्ग द्वारा साउथ अंडमान द्वीप से अलग होता है। लिटिल अंडमान के दक्षिण में जाने पर इस द्वीप समूह का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसे निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यह समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान द्वीप समूह से अलग होता है। 10 डिग्री चैनल उत्तर से दक्षिण की ओर तकरीबन 150 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि पूर्व से पश्चिम की तरफ महज 10 किलोमीटर लंबा है। ऐसे में यहाँ एक सवाल उठना लाजिमी है कि इस चैनल का नाम आखिर 10 डिग्री चैनल ही क्यों पड़ा? दरअसल इसका जवाब दुनिया के नक्शे में ही छिपा है। अगर नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 10 डिग्री अक्षांश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच से गुजरता है। लिहाजा इस अक्षांश के नाम पर ही इस चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल पड़ गया। 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दिलचस्प बात है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। इंदिरा पॉइंट को 1984 से पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर स्थित है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 642 मीटर है। इन द्वीपों की टोपोग्राफी की बात करें तो अंडमान द्वीप मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेनोजोइक युग के शैलों से निर्मित है। वहीं इसका पहाड़ी इलाका उबड़ खाबड़ और पतली अनुदैर्ध्य घाटियों से भरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह में समतल जमीन तकरीबन न के बराबर है। यह केवल मध्य अंडमान के बेटापुर और उत्तरी अंडमान से डिगलीपुर तक की कुछ घाटियों तक ही सीमित है। यहाँ के द्वीपों के कोरल तट बेहद इंडेंटेड है, जिससे यहाँ टेढ़े मेढ़े समुद्र तटों का विकास हुआ है। इससे यह फायदा हुआ है कि यहाँ सुरक्षित बंदरगाह और ज्वारीय खाड़ियों का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि निकोबार द्वीप समूह में ऐसा नहीं है। यहाँ अंडमान द्वीप समूह के मुकाबले टोपोग्राफी ठीक उल्टा है। यहाँ अलग अलग तरह के इलाके देखने को मिलते हैं। कार निकोबार द्वीप और उसके आसपास सपाट मूंगा की सतहें और संरचनाएं हैं। इसकी वजह से यहाँ जहाजों को ठहराने के लिए लंगर डालने में परेशानी होती है। वहीं इसके दूसरे द्वीपों जैसे ग्रेट निकोबार के इलाके पहाड़ों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सी तेज धाराएं भी बहती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में ग्रेट निकोबार ही ऐसा द्वीप है जहां ठीक ठाक मात्रा में ताजा सतही जल मिलता है।
भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भी अंडमान और निकोबार में ही स्थित है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में हालिया विस्फोट 2017 में देखा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की मुख्य भूमि में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। बैरन द्वीप से आगे बढ़ें तो यहाँ के बारातांग द्वीप पर मड वॉल्केनो यानी गारामुखी या पंख ज्वालामुखी स्थित है। इसे स्थानीय स्तर पर जलकी कहते हैं। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आगे बढ़कर अरब सागर की तरफ रुख करते हैं, मगर इससे पहले आपके लिए एक टास्क है। दरअसल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने यहाँ के रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलने का ऐलान किया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन आइलैंड्स के नए नाम क्या हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद अब बात लक्षद्वीप समूह की। मलयालम और संस्कृत भाषा में लक्षद्वीप का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप, मगर असल मायने में लक्षद्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के मालाबार तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित 36 द्वीपों का समूह है। कुल मिलाकर यह महज 32 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस तरह यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप को 3 समूहों में बांटा जाता है। इनमें पहला है अमीन दीवी द्वीप समूह। यह लक्षद्वीप के सबसे उत्तर में स्थित है। यह मुख्यतः अमीनी, केल्टन, चेटलाट, कदमत, बित्रा और पेरुमुल नामक 6 द्वीपों से मिलकर बना है, जबकि इसके दक्षिण में लैकाडीव समूह स्थित है। इसमें एंड्रोथ, कल्पेनी, कवरत्ती, पिट्टी और सुहेली द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती लैकाडीव समूह का ही हिस्सा है। लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप स्थित है। ये सभी द्वीप मिलकर लक्षद्वीप कहलाते हैं। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप के ये सभी छोटे छोटे द्वीप प्रवाल यानी कोराल से बने हैं, जो एटॉल के फॉर्म में डेवलप हुए हैं। कोरल एक तरह का समुद्री जीव होता है। यह समुद्र में किसी ठोस सतह पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, जिससे एक अलग तरह का इकोसिस्टम बन जाता है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। भूगोल के जानकारों के मुताबिक आज जहां लक्षद्वीप के द्वीप हैं, वहां कभी पानी के अंदर मृत ज्वालामुखी या द्वीप रहा होगा, जिस पर आज से लाखों साल पहले कोरल्स ने अंगूठी के आकार की या गोलाकार चट्टान के रूप में अपनी कॉलोनीज बनाई होंगी। इसे अटॉल कहा जाता है। धीरे धीरे ये अटॉल जमा होते गए और पानी की सतह से ऊपर आ गए। इस तरह लक्षद्वीप आज से लाखों साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया का नतीजा है। आज भारत में लक्षद्वीप ही ऐसी जगह है जहां बड़े पैमाने पर कोरल अटॉल्स देखे जाते हैं। अगर लक्षद्वीप के द्वीपों पर गौर करें तो इनकी ऊंचाई 2 से 5 मीटर के बीच ही है। इस तरह यहाँ की टोपोग्राफी समतल है। यहाँ पहाड़ी, नदी और घाटी जैसी संरचनाएं नहीं हैं, पर यहाँ बड़ी तादाद में लैगून जरूर देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे आइलैंड न्यू मूर द्वीप की। न्यू मूर आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में है भी और नहीं भी। दरअसल यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के अपतटीय क्षेत्र पर स्थित एक छोटी निर्जन अपतटीय रेतीली भूमि है। यह हरिभंगा नदी के मुहाने से महज 2 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हरिभंगा नदी बांग्लादेश के सतखीरा जिले और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बीच बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यू मूर द्वीप हमेशा से यहाँ नहीं था। यह द्वीप डेल्टाई क्षेत्र में नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा होने वाली रेत और जलोढ़ से मिलकर बना है। पहली बार यह दुनिया के सामने तब आया जब 1970 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भोला का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि तभी से ज्वार और चक्रवाती स्थितियों के चलते लगातार बदलते समुद्र स्तर के बीच यह द्वीप कभी उभर आता है तो कभी गायब हो जाता है। इस बीच इसकी अधिकतम ऊंचाई कभी भी समुद्र तल से 2 मीटर से ज्यादा नहीं हुई। इन कारणों से इस द्वीप पर स्थायी बसावट या स्टेशनों को स्थापित करना फिलहाल मुमकिन नहीं हो सका है। हालांकि फिर भी भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच इस नए उभरे द्वीप पर कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यह विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा को बांटने वाले रेडक्लिफ अवार्ड सिस्टम को लेकर ही था। इसके चलते किसी भी समुद्री मुद्दे के बीच न्यू मूर द्वीप पर कब्जे का मुद्दा भी गर्मा जाता था। मगर द्वीप विवाद का कारण केवल रेडक्लिफ अवार्ड सिस्टम ही नहीं था, बल्कि इसका मूल कारण यह था कि इस द्वीप और इसके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और तेल संसाधनों के होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में दोनों देश इसे अपनी संप्रभुता में लेना चाहते हैं। हालांकि 7 जुलाई 2014 को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच बंगाल की खाड़ी समुद्री सीमा मध्यस्थता मामले में इस मुद्दे को सुलझा दिया गया। इस मामले में मध्यस्थता कोर्ट ने न्यू मूर आइलैंड पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दे दी। हालांकि इसी बीच मार्च 2010 में ये आइलैंड एक बार फिर से जलमग्न हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
बढ़ता समुद्री जलस्तर और मानसूनी बारिश के पैटर्न में आ रहे बदलाव से हुआ नदी के प्रवाह में फेरबदल जिम्मेदार है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतजार रहेगा।